देख पाएंगे, जबकि दाएं और जो पूरे खेमे नस्ब किए गए हैं सड़क के साथ, आप पूरे यहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। उसके साथ साथ हैवी ट्रक्स आपको दिखेंगे जो यहां सड़क बनाने का जो तामीर का काम शुरू हुआ है उसमें वो ट्रक यहां पर मदद कर रहे हैं चीनी फौज की। ये पूरा हिस्सा कैप्चर करने की कोशिश और पोजीशन और भी मजबूत करने की कोशिश इस वक्त यहां पर जारी है। चीन एक बार फिर अपनी चालबाजी और धोखाधड़ी पर उतर आया है। एक तरफ 22 जून को कोर कमांडरों की बैठक होती है जिसमें डीएस्केलेशन का फैसला लिया जाता है। दूसरी ओर चीन धोखे के साथ गलवान घाटी के अंदर PP-14 के नज़दीक जहां पर गलवान नदी मोड़ लेती है वहां पर आकर दोबारा तंबू गाड़ लेता है। चीन आखिर चाहता क्या है? चीन एक तरफ डीएस्केलेशन की बात करता है, एक तरफ धोखेबाजी और चालबाजी करता है। चीन को हम कैसे मान सकते हैं? चीन के साथ वार्ता करने का फायदा क्या है? अगर चीन ने वार्ता सिर्फ इस प्रकार की धोखाधड़ी के लिए करनी है तो उसके साथ वार्ता करके फायदा क्या है? हमें चाहिए कि हम चीन की चालों को समझें, चीन की चाल के जंगल में ना फंसें। हमें चीन की चालों को पहले से एंटिसिपेट करना होगा और उनको प्रीएम्प्ट करना होगा, ना कि हर चीन की चाल को हम रिएक्ट करें। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है और चीन की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है। के बीच बढ़ती कशीदगी के बीच दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि इससे पहले अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के हुकाम के माबेन जो बातचीत हुई, मुलाकात हुई, इस मुलाकात में चीन ने यह भी कहा कि चीन जो इस इलाके के अंदर जहां पर पूरा तनाजा खड़ा हुआ था, दोनों अफवाज आमने सामने आई थी, इस इलाके से दोनों अफवाज पीछे हटेंगी, इस पर इत्तेफाक हुआ था। और तनाव को कम करने के लिए इक़दाम करने पर भी चीन की तरफ से यहां पर इत्तेफाक किया गया। इससे कबल भारत और चीन के तनाव के दरमियान ही हमने 2 दिन पहले देखा कि जो RCI की वर्चुअल मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई, जिसमें तीनों मुल्कों के यानी चीन, रूस और भारत के वज़ीर ख़ारजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई, जहां पर वज़ीर ख़ारजा की इस मजाजी मीटिंग के अंदर गलवान तसादुम के बाद यह पहला मौका था कि भारत के वज़ीर ख़ारजा चीन के किसी नुमाइंदे से या चीन के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत कर रहे हों। और मुलाकात के दौरान रूसी वज़ीर जो ख़ारजा है उन्होंने भी माना कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है, यानी दोनों मुल्क इसके अहल हैं कि वो इस सरहदी कशीदगी को, तनाव को कम कर सकते हैं, वो खुद ही इस मसले का हल तलाश सकते हैं। और इस मुलाकात में भारत ने बैनुल अक़वामी उसूलों के एहतराम करने पर भी जोर दिया और साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के अंदर जहां पर तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तलखी आई, ताहम आला फौजी अफसरान के माबेन जो बातचीत चल रही थी, जो मैं पहले बता चुका हूं कि 6 जून के बाद जो 4 मरतबा बैठक हुई है, बातचीत हुई है कोर कमांडर सतह की, उसमें भी ये इत्तेफाक हुआ कि दोनों अफवाज जो क्लैश पॉइंट है जहां पर दोनों अफवाज टकराई गलवान घाटी के इस बीच वाले हिस्से पर, वहां से दोनों अफवाज पीछे हटेंगी, इस पर इत्तेफाक हुआ। लेकिन PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने इस इलाके के अंदर जहां पर 15 और 16 को झड़पें हुई, उसके बाद इस बात पर इत्तेफाक तो किया कि वो इससे पीछे हटेगी। लेकिन आज जो 6-7 घंटे पहले की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस, वो ये साफ जाहिर करती हैं कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया था, उसके बाद जो बातचीत में हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी किस तरीके से खुलेआम इस इलाके के अंदर हो रही है। और चीनी अफवाज ने इस इलाके के अंदर पीछे हटने के बजाय, जहां पर यह बातचीत में इस बात का जिक्र हुआ था कि दोनों अफवाज 2 किलोमीटर पीछे हटेंगी, या चीन की तरफ से जिस इलाके के अंदर पोजीशन संभाली गई है वहां से वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है उससे 2 किलोमीटर पीछे हटेगा, मगर वो वहां पर हटने के बजाय कुछ और जो फौजी ढांचे है उसको मजबूत बनाने की तैयारी में है। और इस सिलसिले में सड़क की तामीर का काम भी शुरू कर दिया है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरों में भी बताया। साथ ही साथ देर शाम चीन की तरफ से एक और बयान भी सामने आया, जिसमें लद्दाख के इलाके जो वादी गलवान है, पूरी गलवान चीन की, पूरी गलवान वादी जो है वो चीन के हिस्से के साथ आती है, चीन का हिस्सा है, इस बात का दोबारा दावा किया गया। और जो वजारत दिफा के तर्जुमान है कर्नल विकियान, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलवान पूरी वादी चीन का हिस्सा है और चीन के फौजी बरसों से इस इलाके में मुस्तकिल गश्त लगा रहे हैं। और इसी पेशरफ्त के बीच जब ये कल शाम बयान आया, इससे चंद घंटे पहले यह बात भी निकलकर सामने आई थी कि दोनों अफवाज के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ है, वो दोनों पीछे हटेंगी और इस इलाके को खाली कर दिया जाएगा, जहां 15 और 16 को दोनों अफवाज के बीच टकराव हुआ और दोनों तरफ अफवाज को नुकसान उठाना पड़ा। और बयान भी ऐसे वक्त में सामने आया जब पहले ही भारत और चीन की फौज हॉट स्प्रिंग और पांगोंग TSO लोक में
पीछे हटने पर रजामंद हुए थे और वहां की फौजी कई बरसों से जो गश्त लगा रहे थे दोनों अफवाज इस इलाके के अंदर, वहां से पीछे हटने पर इत्तेफाक तो हुआ, बात बनी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद जो तस्वीरें बता रहे हैं, हम एक बार फिर आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें बताएंगी जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये आप देख रहे हैं चाइना के बाएं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टेंट नस्ब किए गए हैं नदी के किनारे किनारे, और उसके बाद जो सड़क का एक नीचे से ऊपर की तरफ आप एरो देख पा रहे हैं, ये उस सड़क की तरफ इशारा है जो चीन ने सिर्फ इन्हीं 2-3 हफ्तों के अंदर ये डेवलपमेंट इस इलाके के अंदर हुई है। इसके अलावा जो भी यहां पर मटेरियल रिक्वायर्ड था, जो चीज यहां पर ये दौलत बेग ओल्डी का वो सेक्टर है जहां पर अब सबकी नजरें हैं, और इस इलाके से आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें हैं, अब सारी नजरें इस इलाके पर मरकूज होंगी क्योंकि जो सड़क तैयार हो रही है इस इलाके के अंदर, जिस ढांचे को अब मजबूत बनाने की कोशिश है, वो आप मुख्तलिफ तस्वीरों से देख पा रहे हैं कि दौलत बेग ओल्डी का यह हिस्सा जहां पर देपसंग इलाके के अंदर अब चीन की अफवाज पहुंच चुकी है, जो जराये के हवाले से खबरें मिल रही है। हालांकि फौज की जानिब से या सरकारी तौर पर इसका अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, मगर कई किलोमीटर चीन की फौज अंदर आई है जो दौलत बेग ओल्डी के आसपास का हिस्सा है, और इस सड़क के करीब चीन की तरफ से भी जो ढांचा तामीर किया जा रहा है, जो तैयारी हो रही है, उसकी तस्वीरें आप मुख्तलिफ कैमरों से देख रहे हैं सैटेलाइट्स के जरिए। और ये 23 जून की रात 12 बजे के करीब की जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और चाइना की तरफ से जितनी सड़कें इस इलाके के अंदर, जितने ढांचे तैयार किए गए हैं, अलग अलग कैंप से अलग अलग तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए ली गई, और हाईटेक इसलिए क्योंकि एक एक चीज आप छोटे छोटे कैंप, छोटे छोटे जो टेंट खेमे नस्ब किए गए इस इलाके के अंदर, वो आप इन तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे बात अब कोविड-19 की। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद जहां 88 तक पहुंची है, वहीं कोरोना मुतासरीन की तादाद 6200 से तजावुज कर गई है। कल स्किमसोरा के अंदर एक और खातून की मौत हुई, जिसके साथ ही यह तादाद बढ़कर 88 हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर में अब तक इस वायरस से जिन लोगों की अमवात हुई है, इनमें 78 वादी कश्मीर से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले लोग, और डॉक्टरों के मुताबिक इन 78 में बेशतर वो लोग थे जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, और कई लोगों का मौत के बाद कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जबकि 10 जम्मू सूबे से थे। और इस तरीके से वादी में सबसे ज्यादा जो अमवात अभी तक हुई हैं वो श्रीनगर जिले से हुई हैं, जहां 21 लोगों ने अब तक वायरस से जान गंवाई है, जो पहले ही कई बीमारियों में मुब्तला थे। इस बीच मुल्क के अंदर भी वायरस का कहर जारी है, और कोरोना यानी कोविड-19 के इन्फेक्शन के नए मामलों में हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा है, और यह सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर एक दिन में या 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 16,922 नए मरीज सामने आए हैं, और मुतासरीन की तादाद करीब 4.25 लाख इस वक्त पहुंच चुकी है। 4,73,000 के पास इस वक्त भारत के अंदर कोविड-19 के मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है। और आज वजारत सेहत की जानिब से जो ताजा आदादोशुमार जारी किए गए उसके मुताबिक 16,922 नए मामलों के साथ साथ मुतासरीन की तादाद जहां बढ़कर 4,73,100 से तजावुज कर गई है, वहीं 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 400 से ज्यादा अमवात हुई हैं, यानी करीब 418 लोग इस वायरस का शिकार होकर अपनी जान पिछले 24 घंटों के दौरान गंवा चुके हैं। और इस तरीके से मुल्क के अंदर करीब 15,000 तादाद ये पहुंचने वाली है, जहां 14,894 लोग अभी तक इस वायरस की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं। दूसरी जानिब इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद में भी बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, और इस मुद्दत में यानी 24 घंटों के दौरान मुल्क के तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों से 13,000 से ज्यादा लोग अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 2,71,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। और अब इस कोविड-19 के या कोरोना इन्फेक्शन के 1,86,514 फाल यानी एक्टिव मामले अभी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। इस तरीके से कोरोना के अगर मुल्क की तमाम रियासतों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में से एक महाराष्ट्र रियासत है, जहां 24 घंटों के दौरान फिर करीब 4,000 नए मामले सामने आए हैं, 3890 केस, और 208 लोगों की यहां मौत भी हुई, यानी 418 लोगों में से आप सिर्फ 210 लोग एक तरफ और 208 लोग एक तरफ रख लीजिए, जहां पर सिर्फ एक रियासत के अंदर 208 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बढ़कर इस वक्त 1,42,900 तक पहुंच गई है, जबकि अच्छी खबर यह है कि अभी तक इस इंफेक्शन का शिकार हो चुके लोग 4,161 लोग जो अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं। इस तरीके से कुल तादाद मुल्क में जो
अभी तक ठीक होने वालों की तादाद है महाराष्ट्र के अंदर भी वो 73,792 तक पहुंच गई है। वहीं मुल्क के अंदर पेट्रोल और डीजल की महंगाई का अमल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी डीजल आज एक बार फिर 80 रुपए के पार फी लीटर पहुंच गया है, जबकि एक दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 पैसे इजाफे के साथ 79 रुपए 92 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि 28 अक्टूबर 2018 के बाद यह बुलंद तरीन सतह है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले बराबर और उसके बाद डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ हो। काम करना है तो पेट के लिए तो करना पड़ेगा, और उसमें क्या करेंगे। पहले 500-600 रुपये में चक्कर लग जाता था, अब तो 1000 रुपये में गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा में चाहिए 3000-4000 तब गाड़ी चलेगा। 1000 में क्या होता है। पहले डीजल था 60 रुपया, तब जुगाड़ बढ़ जाता था, अब तो 70-80 हो गया, तो क्या होगा बताओ। देखिए डीजल जो है बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा आज डीजल महंगा हो गया है। इससे लोगों की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। लॉकडाउन चला है, अब सीएनजी से थोड़ा सही पड़ता था, डीजल जो था पेट्रोल से भी सही पड़ता था। अब डीजल का रेट हाई फाई हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा डीजल गाड़ी। इधर सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए जहां रवां बरस बैरूनी ममालिक से आने वाले आजमीन पर यानी आजमीन हज पर रोक लगा दी, जबकि मुल्क में मुकीम आजमीन को ही हज करने की इजाजत दी है। वहीं आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने एक बार फिर आजमीन हज की तादाद को महदूद करने के सऊदी अरब के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि कोरोना वबाई अमराज के दौरान सेहत को अव्वलीन तरजीहात में शामिल करना तमाम ममालिक के लिए लाजमी है और वो सऊदी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। जिनीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि बहिफाजत इज्तिमात मुनक्किद करने से मुतल्लिक लोगों की फिक्र में इजाफा हुआ है और इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक जिनमें सऊदी अरबिया भी शामिल है, जिसने WHO की रहनुमाई के बाद खतरे की तशखीस और मुख्तलिफ मंजरनामों के तजर्बे पर मबनी यह फैसला किया है। Countries start to reopen their societies and economies. Questions about how to hold gatherings of large numbers of people safely have become increasingly important. This is especially true of one of the world's largest mass gatherings, the annual Hajj pilgrimage. Earlier this week, the government of the Kingdom of Saudi Arabia announced that this year's Hajj will proceed with a limited number of pilgrims of different nationalities who live within the kingdom. This decision was made based on a risk assessment and analysis of different scenarios in accordance with WHO's guidance to protect the safety of pilgrims and minimize the risk of transmission. WHO supports this decision. We understand that it was not an easy decision to make, and we also understand it is a major disappointment for many Muslims who are looking. सरहदी जिला राजौरी में गैर कानूनी तौर पर माइनिंग का सिलसिला जारी है। राजौरी के नदी नालों में गैर कानूनी माइनिंग से आबी जखायर को भी नुकसान पहुंच रहा है। इधर मामला जिला इंतजामिया के नोटिस में भी आया है और अब जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने इस बात की भी यकीनदहानी कराई कि गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर हो रही माइनिंग और जिन लोगों की तरफ से ये माइनिंग की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहाँ इससे कबल कई लोगों के ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और JCB भी जब्त की गई हैं, जबकि इलाके में कई लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया है। और जिला तरक्याती कमिश्नर के मुताबिक आने वाले दिनों में इस इलाके के अंदर कार्रवाई और तेज की जाए। एक तरफ हुकूमत जहां पानी के रिसोर्सेज कम होने से परेशान हाल है, वहीं दूसरी तरफ जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि राजौरी में पानी के रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो है वो है यहाँ राजौरी में जो गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला नदी नालों पर जारी है, जिसके चलते राजौरी में पानी के रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और सबकी बड़ी वजह जो है ये गैर कानूनी जो माइनिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे होंगे
जो ये क्रेशर हैं इनकी तरफ से लगातार गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला देखने को मिलता है। और राजौरी नदी का खास करके कलर का इलाका जो है, यहाँ बड़ी तादाद में ये गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कलर के आगे के कई गांव ऐसे हैं जहां कुदरती चश्मे जो वसाइल थे वो भी सूखना शुरू हो गए और कुएं भी सूखना शुरू हो गए। उसके बावजूद भी लगातार ये लोग कुदरती वसाइल को तबाह कर कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, मगर लोगों के लिए परेशानियां दिन ब दिन खड़ी करते जा रहे हैं। जहां ये लगे हुए क्रेशर आप देख रहे होंगे, इसके गिरदोनवा या इसके पूरे नदी के आगे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग धड़ल्ले से गैर कानूनी तौर पर माइनिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और इनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों से अगरचे के सरकार महकमा की तरफ से कुछ हल्की सी कार्रवाई भी की गई, मगर उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि ये लोग धड़ल्ले से गैर कानूनी तौर पर माइनिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और आप ये देख सकते होंगे हमारे इस तरफ भी कि कितना जो मटेरियल नदी नालों से उठा के लाकर वो सड़कों तक भी रखा गया है। हालांकि जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से एक रोज पहले ही पानी के वसाइल कम होने के चलते एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें महकमा को ये हिदायतें दी गई हैं कि जल्द से जल्द पानी के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। मगर सबसे बड़ा पानी का रिसोर्सेज जो राजौरी के नदी नाले हैं वो दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, क्योंकि इन पे लगातार गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे बड़े वजह जो ये नदी नालों पर लगे क्रेशर हैं। जमशेद मलिक। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।